नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आरो एजुकेशन पे। तो आज लगाते हैं टेस्ट नंबर 8। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ की जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है यहाँ पर, या राज्यों का संघ है। ठीक है, वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशानुगत शासक नहीं है। ये सब भी सही है, ठीक है ना। ये भी भारत में ये सारी चीज़ें हैं, जनता संप्रभु भी है, यहाँ संसदीय शासन की व्यवस्था है और राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है ना। यहाँ पर वंश जो इसका जो मतलब होगा, इसका जो अर्थ होगा ये है कि वंशानुगत शासक नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले ज़माने में राजा होते थे, ठीक है ना, राजा के बाद फिर उनका बेटा राजा बन गया, फिर राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसे ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता था। अभी ऐसा नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन की परंपरा का अंत हो गया है। ठीक है ना, वही चीज़ कि अब पहले जैसा नहीं है कि राजा जो होगा, राजा का बेटा राजा बनता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब राष्ट्र अध्यक्ष चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, यानी वंश की परंपरा के अनुसार नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, भारत का राज्य अध्यक्ष कौन, राज्य अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश का पहला नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे वो जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ठीक है ना। अप्रत्यक्ष चुना हुआ क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष इसलिए जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें हम लोग यानी पीपल जो हम लोग हैं, ये हम लोग डायरेक्टली वोट थोड़ी ना करते। कभी प्रेसिडेंट के चुनाव में आपने वोट दिया है क्या? नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली इन्हें नहीं चुनते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली इन्हें चुनते हैं। कैसे? इनको चुनता कौन है? जो है संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य प्लस राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं, वो इन्हें वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, तब जाकर के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है ना, ऐसे चुना जाता है। और इन सदस्यों कौन चुनता है? इन सांसदों को कौन चुनता है? इन्हें हम लोग वोट देते हैं, इन्हें हम लोग चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली हुआ ना, हम इन्हें चुन रहे हैं और ये इन्हें चुन रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा गया कि अप्रत्यक्ष चुना हुआ। ठीक है ना, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष। ये समझ गए आप। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, मतलब कि अब वही है ना कि रिपीटेड नहीं है कि मतलब जैसे कि अब वही एक बार चुन लिया गया है राष्ट्रपति तो वही बने रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब उस हिसाब से नहीं बनेगा, वंश के हिसाब से नहीं होगा, या बार बार वही चीज़ें रिपीटेड नहीं होंगी। हर वर्ष, हर 5 वर्ष में जो है इनका चुनाव किया जाएगा। ठीक है ना। देश की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, जो कार्यपालिका मतलब जो कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है पूरा। तो वो उसकी सारी शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। अब ये कार्यपालिका क्या चीज़ है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे यहाँ जो शासन की प्रक्रिया है 3 प्रकार से चलाई जाती है। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका इनको लागू करने का कार्य करती है, इनको ज़मीनी स्तर पर उतारने का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो ये कानून बना है और ये जो कानून लागू कर रहे हैं, इन दोनों पर ध्यान रखती है कि ये कहीं विधान जो बनाया है इन्होंने, ये संविधान सम्मत है कि नहीं है। ठीक है ना, मतलब कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये न्यायपालिका कार्य है, ये देखती है। ठीक है। अब विधानसभा में क्या होते हैं, मतलब विधायिका में क्या है? तो विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है। कार्यपालिका में क्या है? कार्यपालिका में हमने आपको बताया था, एक स्थायी जो है इसमें सदस्य होते हैं, कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब IAS जो भी होते हैं, यही तो कार्य करते हैं। जो भी लागू करना होता है नियम कानून को, जो ज़मीनी स्तर पे जो करना होता है, ये ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। ठीक है। एक और होते हैं अस्थायी। अस्थाई में कौन होता है? कैबिनेट होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है। किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। कहाँ से? लोकसभा से। ठीक है ना, लोकसभा जिनकी गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा में आते हैं, और उनका मंत्रिमंडल जो यहाँ से तो नियम कानून बनता है विधायिका से, फिर लोकसभा का एक मंत्रिमंडल होता है जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, वो अस्थायी होता है। चूँकि क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि ये हर 5 वर्ष में, चूँकि 5 वर्ष में हम वोट दे करके नई गवर्नमेंट चुनते हैं, तो 5 वर्ष में ये भी हट जाते हैं, इसलिए इनको अस्थायी कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है ना, ये पूरी प्रक्रिया है। नहीं समझ में आया होगी, प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार भारत है एक, मतलब कि संविधान के अनुसार भारत क्या है? संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है, या अर्ध संघीय राज्य है?
तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 में ही ये बात कही गई है, ठीक है। देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है या राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, राज्यों का संघ का मतलब क्या है कि राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम है, यह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब ये नहीं है कि यूपी अगर एक राज्य है और ये सेंट्रल से मिली हुई है तो ये समझौते के कारण नहीं मिली हुई है, ये तो हमने सेपरेशन किया हुआ है इसलिए ताकि शासन प्रक्रिया को आसानी से चलाया जा सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यूपी को इसलिए नहीं जोड़ा गया है सेंट्रल से कि किसी समझौते से जुड़ गए हैं, हाँ चलो हम समझौता कर लेते हैं तो जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। राज्य को संघ से विलम्ब होने का अधिकार नहीं है, विलग होने का, सॉरी ये विलम्ब लिख गया है, ये विलग मतलब अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि हम किसी समझौते से, भाई आप किसी से जुड़ रहे हैं कि हमने मान लो समझौता कर लिया, मान लीजिए हम किसी से जुड़ने जाते हैं, हमने समझौता किया कि ठीक है ऐसा है, हम इस कारण से आपसे जुड़ रहे हैं, सपोज़ वो कारण ही ख़त्म हो जाए तो क्या हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, नहीं जुड़ेंगे, भाई हमारा काम ही नहीं हुआ अभी तो हम क्यों जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ किसी कारण से जो है स्टेट्स सेंट्रल से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये समझौते का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि इनको अलग होने का भी अधिकार नहीं है कि सेंट्रल से हम अपने यूपी वाले अलग हो जाएं, अपना अलग से हम राष्ट्रपति चुने और सारा नियम कानून, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेपरेशन किया गया है पावर्स का, पावर्स को बांटा गया है ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके, ठीक है, इसलिए बांटा गया है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है। इस कथन को किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू, जेनिंग्स, केसी वियर या एबी डाइसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनिंग्स। देख लेते हैं, तो भारत संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था, जेनिंग्स ने, ठीक है। केसी वियर ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परसंघीय कल्प या अर्धसंघीय प्रकृति का है, ठीक है। डाइसी क्या कहते हैं कि ये विधि का शासन है, ठीक है। ये कोटेशंस पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, ये किसने कहा, ठीक है। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया है, आप बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर, दुर्गादास बसु, केसी वियर या जवाहरलाल नेहरू। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन किया इसका, तो यहाँ केसी वियर हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। इस प्रकार परिसंघ सिद्धांत का सार है कि स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता, ठीक है, समन्वयकारिता मतलब कि क्या है कि जो परिसंघ का सिद्धांत है वहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल है और जो उसके स्टेट जो इकाइयाँ हैं उसके बीच क्या है कि शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों को बांटा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल के पास पूरी मतलब सेंट्रल ने अपनी पावर्स को बांट दिया है कि सभी अपने अनुसार कार्य करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टेट जो है अपने मन मुताबिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब स्टेट्स के पास भी पावर है और सेंट्रल के पास भी पावर है, तो एक प्रकार से एकात्मक भी हो गया और ये संघात्मक भी हो गया, मतलब अर्धसंघीय हुआ ना, पूरी तरीके से संघात्मक भी तो नहीं है। संघात्मक मतलब ये है कि इनके पावर्स अलग हैं, इनके पावर्स अलग हैं, स्टेट की पावर अलग है या सेंट्रल पावर, ऐसा भी नहीं है। चूँकि हम लोग जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसको अर्धसंघ इन्होंने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अतः इसे वो अर्धसंघ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक संसदात्मक सरकार में क्या होता है, ठीक है। जो संसदात्मक सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो पार्लियामेंट सिस्टम में उसका क्या मतलब है। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है इसमें, या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कोई नहीं, हमने बताया है आपको ना कि 3 तरीके से शासन प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। अभी हमने आपको बताया था यहाँ कानून निर्माण हो रहा है, ये इसे लागू करते हैं और ये इन नियमों कानूनों को देखते हैं कि ये सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने
पहले के क्वेश्चन में किया भी था कि कार्यपालिका में मतलब विधायिका में क्या है, विधायिका में नियम बन रहा है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसी लोकसभा के जो मंत्रिमंडल है यहाँ पर अस्थाई वाले रूप में, यहाँ पर अस्थाई वाले में इसमें यही मंत्रिमंडल तो होता है, यही कार्यपालिका होती है, यही कार्य करती है, इसको लागू करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इनका साथ कौन देते हैं, ये स्थायी सदस्य कौन, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो देख लीजिए इसे भी। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ठीक है ना। कार्यपालिका विधायिका के प्रति अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। वही मैंने बताया ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य तो उसमें जा कर के बनते हैं, कार्यपालिका में जो है ना, वही तो कैबिनेट का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। संसदात्मक सरकार की निम्न में कौन विशेषता नहीं है, ठीक है। जो संसदात्मक प्रक्रिया है हमारे यहाँ जो सरकार है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती है। नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध या कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है और अधिक से अधिक ये शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। लाइक तो कर दिया करो यार। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।